बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के 4 ट्वीट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात की जा रही है और यूनाइटेड नेशन की गाड़ी पर फायरिंग की गई। इसको भी जो है वो हाईलाइट किया गया है पाकिस्तान के मीडिया में भी, और अब इसका बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया गया है। और ट्वीट्स क्या थी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि जंगबंदी लकीर पर के बावजूद इसके एक नीला परचम और यूनाइटेड नेशन का निशान नुमाया थे, और यूनाइटेड नेशन की गाड़ी पर आलमी कवानीन पामाल करते हुए भारत की जान बूझकर फायरिंग से साबित हो गया कि रियासती रवैयों के हवाले से तस्लीम शुदा आलमी रसूम कवानीन और यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल खाते में नहीं लाता। पाकिस्तान इस ओबाशपन की शदीद मुजम्मत करता है। पहले ही सिर्फ 2020 के दौरान हिंदुस्तान जंगबंदी लकीर वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और शहरी आबादी को निशाना बनाकर 3000 मरतबा, याद रखिएगा जो फिगर्स हैं, 3000 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। भारतीय गोलाबारी के इन वाकयात में 92 खवातीन और 68 बच्चों समेत 276 मासूम शहरी निशाना बने। ये ट्वीट्स हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से की गई हैं, और मैं अक़वाम आलम पर बिल्कुल वाज़े करूंगा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी जाली यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी हिमाकत की तो इससे पाकिस्तानी कौम के अज़्म का सामना होगा और इसे इसकी हिमाकत का हर सत्ता पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। चाचा भूल कर भी किसी गलती की गुंजाइश ना करना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने 4 ट्वीट्स के अंदर दुश्मन के जो इरादे हैं उसका पोल खोला है, और इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस वक्त भारत जो चाह रहा है और जो उसका एक रवैया है पाकिस्तान की तरफ, अपने हालात उन्हें नजर नहीं आते, किसानों के साथ क्या कुछ हो रहा है उन्हें नजर नहीं आता, सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये सिर्फ एक अगर हम ये कहें कि ढोंग रचाया जा रहा है और तवज्जो हटाई जा सके वहां की आवाम की, हमेशा की तरह मोदी सरकार की हुकूमत कर रही है। सर, योर टेक ऑन दिस। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर तो उनको सब कुछ आ रहा है। नजर दिल्ली के अंदर जिस तरह किसान फार्मर बैठे हुए हैं और चारों जो एवेन्यूज हैं, एंट्रेंस एग्जिट, उन्हें बंद कर दी, टोल प्लाजे पे कब्जा कर लिया और फर्दर जो फार्मर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इसी तरह जो 36 डिस्ट्रिक्ट जो ऊपर छत्तीसगढ़ से लेके नीचे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही हैं, जहाँ पे रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया, सिख जिस तरह खड़े हुए हैं, दलित जिस तरह खड़े हुए हैं, क्रिश्चियन जिस तरह मुजाहरे कर रहे हैं, नेपाल जिस तरह चीख रहा है, नजर उन्हें सब कुछ आ रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो दहशतगर्द की परवरदा वो क़यादत है वहाँ पे, और उस क़यादत के अंदर वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं रही है। इस वक्त तो उनकी जो आर्मी लीडरशिप है, खासतौर पे बिपिन रावत जब उनका आर्मी चीफ था, उसके बाद से लेके उनकी उनकी जो फौज है उसको भी सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह आपने देखा कि सियासी मकासद को ही पूरा करने के लिए सिखों के खिलाफ गोल्डन टेम्पल में कार्रवाई की गई थी, उसके बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर 6 ट्रेनों को रोक के 3000 सिखों को कत्ल कर दिया गया था। फिर एक रूल पास किया गया था कि इंडियन पार्लियामेंट में सिखों के इस कार्नेज पर डिस्कशन नहीं हो सकती। अभी लेटेस्ट आपको जेनोसाइड इंटरनेशनल ने कहा कि भारत 14 स्टेजेस क्रॉस कर चुका है और वहां पे एक्सट्रीमिशन की जो है वो स्टेज आ गई है, जो जेनोसाइड की लास्ट स्टेज है। तो वो जेनोसाइड की लास्ट स्टेज है जिसके अंदर भारत जब दाखिल हुआ है तो उसमें अब फॉर्मर भी, सिख भी आ गए हैं, क्रिश्चियन भी आ गए हैं, दलित भी आ गए हैं, और अब उसका अगला पहला, उसका जो आखिरी निशाना, एक और जो अहम निशाना उस जेनोसाइड का, उस दहशतगर्दाना पॉलिसी का, उस दहशतगर्दी का, उस सियासी दहशतगर्दी का एक और शिकार जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा हो गई है। तो यूएनओ की आपने बताया कि जो यूएन की गाड़ी पे फायर हुआ, और ये जो फायर जहाँ पे हुआ वो चिड़ीकोट सेक्टर का नाम है। तो मैं आपको कोई चीज हवा में नहीं, बल्कि चूंकि चिड़ीकोट जो है ये हजीरा में, हजीरा से आगे ये सेक्टर आता है जहाँ पे जो रावला कोट में इसका ब्रिगेड क्वार्टर होता है, और ये जो है पुंछ जो सेक्टर है, इंडिया की जो पुंछ की सिटी है उसके ऑपोजिट ये सेक्टर आता है। मैंने इससे लेफ्ट पे एक बड़ी मशहूर चांद टेकरी है, वहां मैंने यूनिट कमांड की है। तो जिस जगह पे अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पे फायर हुआ है
वो जो सड़क है वहां पे एक बिल्कुल एक्सट्रीम हाइट पे आ जाती है और नाले गुजरने की वजह से वहां पे एक गैप आता है। उस गैप के बिल्कुल ऑपोजिट जो है इंडियन पोस्ट है। दो पोस्टें हैं इंडियंस की जो इस गैप के बिल्कुल ऑपोजिट वाक़ है। जो भी गाड़ी उस लिमिटेड इलाके से उस गैप से गुजर रही होती है वो इंडियंस को पूरी तरह नजर आ रही होती है। इसलिए हम बड़ा कैमोफ्लेज करके अपनी गाड़ियों को वहां से गुजारा करते थे या एक डिटूर लिया करते थे। लेकिन चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी थी व्हाइट कलर की, इसकी मार्किंग उसके ऊपर यूएन मार्क हुआ होता है। यूएन मार्क के ऊपर यहाँ पे एक बहुत उन्होंने ऊंचा झंडा लगाया होता है जिसपे यूएन ब्लू फ्लैग में लिखा हुआ होता है। तो ये कहना किसी भी सूरत में किसी भी लॉजिक है उनको पता नहीं चला। ये एक अकल में एक अहमक जो है, बेवकूफ जो है, इफ दे वांट टू मेक दुनिया को अगर बेवकूफ बना, झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ बोलना तो उनकी रवैये में शामिल है, तो उन्होंने जानबूझ के अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया है। वो इस वजह से कि आपको पता है कि इस इलाके में 47 के बाद एकदम जब कश्मीर का मसला नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे ये कश्मीर यूएनओ के अंदर भेजा था और नवंबर में आके रेडियो पे ऐलान किया था कि हम इस मसले को, उसकी तकरीर मौजूद है कि वी वांट टू डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। उसके बाद यूएनओ में मुकदमा चला। जब यूएन में मुकदमा किया गया तो मुख्तलिफ करारदादों के बाद एक आर्टिकल 91 रेजोल्यूशन पास हुआ जो तमाम दुनिया की ताकतों में, बड़ी ताकतें थे, उन्होंने उसको अप्रूव किया और भारत उसका सिग्नेटरी था, जिसमें इस खित्ते में कश्मीर आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में एक यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया पाकिस्तान UNCIP को तानियात किया गया। और फिर ये यहाँ पे उसका मकसद यही था कि इस इलाके में जिस किस्म की वारदातें, इस किस्म की कार्रवाइयां, तो उन पर नजर रखे और यूएन को रिपोर्ट करे। फिर इसके साथ एक मिलिट्री एडवाइजर को भी अटैच किया गया ताकि वो मिलिट्री एडवाइजर इन चीजों को जाके देखे। फिर 1949 में उस मिशन को खत्म करके अक़वाम मुत्तहिदा ने यह करारदाद पास की। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन रेजोल्यूशन ये भी आए थे कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ की फोर्स भेज दे। उसके बाद वो नहीं पॉसिबल हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा ने यह रेजोल्यूशन पास की जिसमें भारत सिग्नेटरी था कि इस खित्ते में जो जम्मू कश्मीर और आजाद कश्मीर के अंदर यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जर्वर हैं, पीस कीपिंग मिशन जो है, उनके ऑब्जर्वर्स को जम्मू एंड कश्मीर में और आजाद कश्मीर में प्लेस किया जाएगा ताकि वो सरहद की सिचुएशन को मॉनिटर कर सके। और भारत इज द सिग्नेटरी ऑफ दिस क्लॉज। भारत ने वो क्लॉज साइन की हुई है। सोचने की बात यह कि भारत उस पर एग्री हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारत ने उन ऑब्जर्वर्स को कश्मीर से निकाल दिया, श्रीनगर से उनका हेडक्वार्टर भी शिफ्ट कर दिया। हालांकि यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक उसका हेडक्वार्टर जो श्रीनगर में होना था, वर्किंग स्टेशन पाकिस्तान में और कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पे होते। पाकिस्तान ने उस मिशन को एक्सेप्ट किया। उसका हेडक्वार्टर जो है पिंडी में है, उनके वर्किंग स्टेशन रावलाकोट में और मुजफ्फराबाद में और बाग में है। और जब भी इस किस्म की कोई कार्रवाई होती थी, जब बॉर्डर पर फायर होता था, इंडियंस फायर करते थे, कोई क्रॉस करके, कोई क्रॉस ओवर करके कोई इंडिया से कोई आ जाता था, या कोई आपस में फ्लैग मीटिंग के बाद कोई सिचुएशन डेवलप होती थी, कोई टेंशन होती थी, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर्स को खुद बुला लिया करते थे और फिर हम उनको अकम्पनी भी नहीं करते थे। हम उन्हें एक रूट बता देते कि ये इलाका है, आप जाइए और खुद जाके इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि असल मुजरिम कौन है। अब यही इसी चीजों में कल अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर जा रहे थे तो शिद्दत पसंदी की, एक झूठ बोलने की, हिपोक्रेसी की, रियाकारी की, धमकी की, इंटरनेशनल बदमाशी की, एक जिलालत की, एक कमीनगी की, इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है? दुनिया को आप क्या पेश कर सकते हैं मिसाल कि उस अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी जिनका मकसद अमन कायम रखना है, न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि दुनिया में, उसको फायरिंग का निशाना बनाया गया। वो तो शुक्र है वो ऑब्जर्वर बच गए और उनकी गाड़ी को ही नुकसान पहुंचा। लेकिन अब इसमें सच को साबित करने के लिए वो ऑब्जर्वर भी मौजूद हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी अपने रिकॉर्ड करा दिया है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है यूएन के सेक्रेटरी जनरल पे। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अभी तक यूएनओ ने उस चीज पे कोई नोटिस नहीं लिया है। खुदा ना करे कभी किसी तरह यही चीज पाकिस्तान अगर कर देता, या कोई इंडिया में यूएन की गाड़ी गुजर रही होती है उसको पाकिस्तान फायर कर देता, तो आप देखते दुनिया ने अभी तक किस तरह पाकिस्तान का जो है ना वो नाका बंद कर देना था। क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और बाहर रह के वो लोगों को फौरन मुसलमानों की तरफ कोई हरकत की, उनके तो कान खड़े हो जाते। अब ये मुसलमानों पे अब इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पे शुरू कर दिया। तो मेरा एक सवाल है,
इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा आहिस्ता आहिस्ता यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बढ़ती जा रही है, रन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो दुनिया के अमन के लिए नहीं लड़ रही। इस वक्त यूएनओ दुनिया में जंगे फैलाने के लिए लड़ रही है, रेजोल्यूशन पास कर देती है, अफगानिस्तान को तबाह कर दो, इराक को तबाह कर दो। अभी इरफान आपकी नजर से अपना वीडियो गुजरी होगी जहां ट्रंप ने एक डिबेट में कहा है कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। अमेरिकन लीडरशिप ने दुनिया से और अमेरिकन से झूठ बोला। ये ट्रंप कह रहा है कि इराक के पास कोई WMD थे, देयर वाज नो रीजन टू गो टू वॉर इन इराक। तो ये चीजें हैं। इसके ऊपर तो ब्रिगेड साहब बहुत सारी फिल्में भी बनी है जिसको बकायदा कोड भी किया जाता है, और टोनी ब्लेयर यहाँ पर लेबर पार्टी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी है कि आपने कौम से यानी बरतानवी लोगों से झूठ बोला और आप उस जंग का हिस्सा बने जिसको इराक वॉर कहते हैं। सर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म डट गए हैं, डटने से कुछ होगा? क्योंकि यूनाइटेड नेशन खामोश है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें ना तो उसमें बड़ा सा नो शामिल है, तो वहां से ना इंसाफ की उम्मीद है, ना वो अपने ऊपर जो हमला हुआ है इसके हवाले से कुछ कर सकेंगे। और अब क्या होगा? सिर्फ ट्वीट्स? पाकिस्तान का कैसे इसको इंटरनेशनली कैसे प्ले अप करना चाहिए? असल में मैंने तो आपको बताया था, नो भी है, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है, इज द डायरेक्ट एम्प्लॉय फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। वो उसको तो शर्म आनी चाहिए ना। पाकिस्तान से वो होके गया, यहाँ हमने उसका वो सिखों का कॉरिडोर भी दिखाया, और हिपोक्रेट इतने हैं कि यहाँ जाके तारीफें करते हैं, वहां जाके भूल जाते हैं कि क्या कह के आए। दिस इज द हाइट ऑफ द हिपोक्रेसी इरफान। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हिपोक्रेसी और झूठ और फरेब और धोखाधड़ी आ जाए तो ममालिक में क्या होगा? फिर तो ममालिक में शोरिश ही बर्पा होगी ना। फिर आप बदमाश ममालिक को एक लिवरेज देंगे, वो जाए जहां जाके तबाही बजाए, जैसे इसराइल को एक लिवरेज दिया हुआ है कि दुनिया पूरी में आप कहते हैं न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट को, वो रोजाना नया एक वेपन डेवलप करता है। उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी इंटरव्यू में मेहदी के साथ आता है, वहां इनकार करता है कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है ही, मुझे पता ही नहीं थी कितने न्यूक्लियर वेपन है। ये है यहूदियों की जो हिपोक्रेसी और झूठ है, जिसकी वजह से दुनिया तबाह हो रही है। अब जहां तक पाकिस्तान का आपने सवाल किया, देखिए दुनिया को बताना हमारी सबसे पहली, जो हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है ना पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप की, कि हमारी लीडरशिप हमेशा हमेशा डिफेंसिव पे रही है। हमारी लीडरशिप अपने नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में प्रोएक्टिव नहीं थे। हम डरते रहे। डिफेंसिव सर, इमरान खान इज नॉट डिफेंसिव। उन्होंने तो ऐसा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं माजी की बात कर रहा हूँ। माजी की बात कर रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप हमेशा डिफेंसिव पे रही है। वी वर नेवर प्रोएक्टिव। देखिए आपके ऊपर अगर कुलभूषण का मामला और खामोशी नवाज शरीफ की पूरी दुनिया ने देखी, क्यों रहा? नवाज शरीफ तो बिका हुआ था ना। नवाज शरीफ बीबीसी, आपके बीबीसी पे एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पे उन्होंने कहा कि इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। उन्होंने इसहाक डार का यू आर हिपोक्रेट, अगर तुम्हारे ऊपर मुकदमात हैं जाके सामना करो। अब वो इसहाक डार की झूठ और रियाकारी और मक्कारी देखें कि वो अगले आके टीवी चैनल पे में कह रहा था कि आपने देखा था कि वो सैमन को 10 मिनट में पसीना आ गया था और वो घबराया हुआ था। लुक एट देयर लाई ना। इस किस्म की लीडरशिप पाकिस्तान में रही है। तो कम से कम आपने अपना, दुनिया ना आपके साथ हो, मैं मान गया। पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी फौज है, उसका एक बहुत बड़ी मिसाल इरफान दुनिया को अब नजरों में रखनी चाहिए, मुसलमानों को नजरों में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की फौज ने, फौज में नेवी भी है, अकेले उस दुश्मन का मुकाबला किया, दहशतगर्दी की उस अफरियत का मुकाबला किया जिसको CIA ने, मैं रिपीट करता हूँ, CIA ने, तहरीक तालिबान CIA ने बनाई थी। CIA ने, मोसाद ने और रॉ ने इन्फिल्ट्रेट कराया था, और अमेरिकन की पेट्रोनेज पे यहाँ पे जंग शुरू हुई थी दहशतगर्दी। क्योंकि जो उन्होंने दहशतगर्द भर्ती किए थे मुजाहिदीन के नाम पे अफगानिस्तान में रूस से लड़ने, उनको वो यहाँ छोड़ के चले गए। उसामा बिन लादेन CIA ने भर्ती किया था। लैंगले में उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, अगर आप उठा के देखें, वो उस तमाम अफरियत को यहाँ छोड़ के चले गए कि अब ये पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर टाइम आ गया था जब लिखा था कि अपना तालिबान नॉकिंग एट द डोर ऑफ इस्लामाबाद, और अमेरिकन जो है तालियां बजाते। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने तन तनहा, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने CIA का, मोसाद का, रॉ का, जर्मन इंटेलिजेंस का, MI6 का मुकाबला किया, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों को दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और इसका तो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं कह रहा, इसका अदराक तो अजीत कुमार डेविल ने खुद अपनी स्टेटमेंट में किया कि मैं पैसे दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ये बताना बहुत जरूरी है, और बताने के बाद प्रैक्टिकल इकदाम जो है वो हम ऑपरेशन लेवल पे भी लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी लेंगे, और आर्मी जो है पॉलिसी लेवल पे और स्ट्रेटेजी लेवल पे लेगी। और उसका मुजाहरा बालाकोट के बाद पाकिस्तान कर चुका है कि वी विल स्ट्राइक द एनिमी एट द टाइम ऑफ आवर ओन प्रोजेक्ट।
as the target of our own choosing. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। जो कुछ इस वक्त हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आपके सामने हकीकत रखना बहुत ही जरूरी था, ताकि आप भी पाकिस्तान की आवाज बन सके। अपने कमेंट्स भेजिएगा, सवालात भेजें, हम इंशाल्लाह उसको जरूर अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और व्यूअर्स, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है, जहां पे हम दुनिया के साथ अप्रोच कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज रख रहे हैं, तो पाकिस्तान वहां पे बहुत अच्छा इस वक्त प्ले कर रहा है और पहली दफा हमें ये चीजें प्रैक्टिकल होती हुई नजर भी आ रही हैं। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।